जय हिंद दोस्तों, मैं अधिवक्ता जितेंद्र कुमार और आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी मंजिल पर स्वागत है। और आज हम लोग मॉडर्न इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर चल रहे हैं और मॉडर्न इतिहास को स्टार्ट ही कर रहे हैं जब भारत में विदेशियों का आगमन हुआ। उस समय से आज हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं। इससे पहले के एपिसोड को हम लोग पढ़ चुके हैं। जो लोग नहीं पढ़े हैं 1857 से लेकर 1947 के क्रांति को, वो लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाएंगे और वहां पर मिलेगा हिस्ट्री मैराथन या मैराथन मिलेगा प्लेलिस्ट। उस प्लेलिस्ट में आपको दिख जाएगा। वहां आप 3 भागों में मैंने पढ़ाया है 1857 से लेकर 1947 तक के तमाम इतिहास को, तमाम महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी पढ़ाया है। तो आप लोग उसको जाकर देख सकते हैं। और आज हम लोग देखते हैं भारत में यूरोपियों का आगमन। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है भारत में यूरोपियों का आगमन। अब देख रहे हैं मध्यकालीन भारत में, मध्यकालीन इतिहास को समझने के लिए हम लोगों ने 3 भागों में बांटा था इतिहास को। पहला प्राचीन, दूसरा मध्यकालीन और तीसरा आधुनिक। तो हम लोग देख रहे हैं मध्यकालीन इतिहास के बाद वाले समय को, यानी आधुनिक इतिहास को देख रहे हैं। तो कह रहा है यहाँ पे कि भारत में यूरोपियों का आगमन, भारत में यूरोपीय देश से कैसे लोग आए, यूरोप से कैसे आए, यूरोप महादेश से। तो यूरोप से भारत में आने का 2 मार्ग था, आने का 2 रास्ता था। तो मध्यकालीन भारत में पश्चिमी देशों से जोड़ने वाले 2 समुद्री मार्ग थे। यानी मध्यकालीन भारत के बाद जो समुद्र मार्ग से भारत में आए लोग प्राचीन काल से ही आ रहे थे, लेकिन मध्यकालीन भारत में जो लोग आए 2 रास्तों का प्रयोग किए। एक को प्रयोग किए फारस की खाड़ी वाला मार्ग। फारस की खाड़ी में एक मार्ग था, उस खाड़ी के माध्यम से पहुंचने का प्रयास किया। दूसरा करा लाल सागर वाला मार्ग। तो 2 रास्ते थे जहां से यूरोप से होकर भारत में आया जा सकता था। अब देखिए किस मार्ग का लोग ज्यादा प्रयोग करते थे और क्यों करते थे, इसके पीछे कहानी। आपको यहाँ पे 2 रास्ते दिख रहे होंगे समुद्र मार्ग से। एक आपके मार्ग ये हैं और ये एक आपके मार्ग ये हैं। ये 2 मार्गों के द्वारा, 2 रास्तों के द्वारा भारत में या विभिन्न एशिया के विभिन्न क्षेत्रों में लोग आया करते थे यूरोप से। अब देखिएगा किस मार्ग का ज्यादा उपयोग होता था। तो कह रहा है कि ज्यादातर लोग फारस की खाड़ी का ज्यादा उपयोग करते थे। क्यों उपयोग करते थे, इसके पीछे रीजन था। तथा लाल सागर का क्यों उपयोग नहीं करते थे, इसके पीछे भी रीजन है। तो कह रहा है कि लाल सागर का मार्ग था दुष्कर था। दुष्कर मतलब बहुत ही कठिन था, बहुत ही जद्दोजहद करनी पड़ती थी। क्या समस्याएं होती थी, आइए समस्याओं को समझते हैं। तो समस्या में दे रहा है 2 समस्या। कह रहा है कि मार्ग जो अत्यधिक कोहरा पड़ता था, मार्ग जो रास्ता था, रास्ता में अत्यधिक कुहासा पड़ता था, कोहरा पड़ता था। अब लंबी दूरी तक देख पाना बड़ा मुश्किल था। और कभी कभी जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे होंगे, कहीं पे ज्यादा संकीर्ण मार्ग है तो कभी कहीं पे ज्यादा चौड़ी मार्ग है। देख रहे हैं ना कैसे संकीर्ण मार्ग है। अब मान ली यहाँ से कोई जहाज आएगा और सामने जाकर टकरा जाएगा तो बड़ा ही मुश्किल। ये देखिए सीधा मार्ग है, जबकि ये बहुत ही संकीर्ण मार्ग होने की वजह से लोगों को आने में काफी दुर्गम स्थिति का सामना करना पड़ता था। इसलिए लाल सागर वाले मार्ग का उपयोग कम करते थे लोग। साथ ही मार्ग में चट्टान भी पड़ते थे। अब चट्टानों से जैसे ही टकराएगी कोई भी जहाज तो क्या हो जाएगी, जहाज डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और इसलिए इस मार्ग का उपयोग नहीं किया जाता था। कह रहा है कि एशिया से यूरोप जाने वाले वस्तु एवं राज्यों, यानी एशिया से यूरोप में जो वस्तुएं जाती थी या फिर जो अन्य राज्य या मार्गों से होकर गुजरते थे लोग, तो वहां पे हर तरह का लोगों को क्या करना पड़ता था, हर एक राज्य में चुंगी देना पड़ता था। चुंगी क्या है, कर तो समझ रहे हैं, मार्ग कर। चुंगी भी एक प्रकार का कर है। समुद्र का एरिया जिस देश के एरिया में आता है, जिस राज्य के एरिया में आता है, उसे देना पड़ता है चुंगी। और चुंगी समुद्र में दिया जाना वाला एक कर है। मतलब मान लीजिए किसी को आप रास्ता दे रहे हैं तो रास्ता के बदले में उससे कुछ तो चाहिए, आपको कुछ तो पैसा लेंगे उससे। तो जहां से समुद्र के जहाज लोग जिस देश से या राज्य से गुजारते थे, उस राज्य के वहां के लोगों को देना पड़ता था चुंगी। जैसे कि अभी आप लोग देते होंगे टोल टैक्स। कभी आप लोग एक जिला से दूसरे जिले में जाइएगा तो टोल प्लाजा होता है, वहां पर टोल टैक्स कटता है। तो टोल टैक्स एक जिला से दूसरे जिला में आने जाने पर लगता है। तो एक तरह का आयात निर्यात कर है ना। जब किसी वस्तु को या कोई सवारी गाड़ी एक राज्य से दूसरे राज्य में जाती है तो वहां पर टोल प्लाजा पर टोल टैक्स उन्हें देना होता है। तो उसी तरह से पहले भी दिया जाता था चुंगी। अब बात कर रहे हैं यूरोपीय लोग भारत में आए कैसे। तो यूरोपियों का, यूरोप में रहने वाले, यूरोप महादेश में रहने वाले को यूरोपीय हम लोग कह सकते हैं। तो यूरोप में व्यापार इटली के व्यापारियों का एक अधिकार था। यानी यूरोप महादेश से जो भी व्यापार करते थे उस समय इटली के लोग जो थे उनका एक अधिकार था। एक अधिकार मतलब सिर्फ और सिर्फ यूरोप में व्यापार वही कर सकते हैं, उनके अलावा और कोई नहीं कर सकता है।
इसका कारण कह रहा है कि यूरोप में नवीन राज्यों में व्यापार से वंचित रह गए, यानी यूरोप में और भी देश व्यापार से वंचित रह गए। यानी यूरोप महादेश का एक इटली मात्र ही ऐसा देश था जो ही कहीं अन्य जगहों से व्यापार कर सकता था, बाकी कोई नहीं कर सकता था, ऐसा उसको एक अधिकार प्राप्त था, दबदबा था। कह रहा है कि 1453 ईस्वी में तुर्कों ने कस्तुनतुनिया पर विजय प्राप्त किया। कस्तुनतुनिया क्या है? एक जगह है जहां पे विजय प्राप्त करके ऑटोमन साम्राज्य, कौन था? ऑटोमन साम्राज्य की स्थापना की और फारस की खाड़ी के मार्ग से पर इनका नियंत्रण हो गया। यानी फारस की जो खाड़ी थी उस पर क्या कर लिया लोग? नियंत्रण कर लिया, अपना अधिकार कर लिया। और फिर तुर्की ने इस क्षेत्र पर होने वाले यूरोपीय व्यापार को दिक्कत पैदा करना शुरू कर दिया। यानी जो यूरोप महादेश से जो लोग यहाँ से व्यापार करते थे उनको अब टॉर्चर करना, दिक्कत करना शुरू कर दिया। अब दिक्कत किस लिए किया? उनसे वो टैक्स लेने लगा, उनसे कर लेने लगा, जो चुंगी या उनको आयात निर्यात या रास्ता कर जिसको कह सकते हैं कि रास्ता देने काम किए तो रास्ता कर कहेंगे। अब कह रहा है कि भौगोलिक खोजों में व्यापारिक मार्गों का आविष्कार पुर्तगाली अग्रणी थे। अब पुर्तगाल को देखने का हम प्रयास करेंगे, पुर्तगाली लोगों को समझने का प्रयास करेंगे। हम आपको दिखा रहे हैं पुर्तगाल। ये देखिए पुर्तगाल है, ये छोटा सा शहर, और इसके बगल में है स्पेन। ये जो दिख रहा है वो स्पेन है, फ्रांस है, इटली है, जर्मनी है ना, यूनाइटेड किंगडम यहाँ पे है आपका। तो ये है छोटा सा पुर्तगाल, सोच लीजिए। अब ये पुर्तगाल है जो यहीं से लोग निकलकर अमेरिका को खोज किया, अफ्रीका में आया और फिर वापस भारत में आने का काम किया। लोग देखिए कहाँ से कैसे सफर किया। पहले डरता था लोग जाने के लिए कि समुद्र में जैसे ही हम जाएंगे तो समुद्र में भटक जाएंगे, वापस हम नहीं आएंगे, क्योंकि वैसे कोई दिशा सूचक ना तो यंत्र का पता था और ना ही कोई वैसी तकनीकी थी। क्योंकि सोचिए कितना बड़ा समुद्र होगा, किधर जाएंगे, क्या होगा, कुछ पता नहीं है। बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती थी। लेकिन अब जाके बहुत सारी टेक्नोलॉजियां हो गई। आज सालों भर कोई जहाज रह जाता है समुद्र में, किसी तरह की उसको परेशानियां नहीं उत्पन्न होती है। तस्वीरों में आप लोगों ने देख लिया, अब देखिएगा, समझिएगा यहाँ। तो भौगोलिक खोजों में व्यापारिक मार्गों में आविष्कार करवाने का काम कौन किया? पुर्तगाल सबसे अग्रणी था। क्यों अग्रणी था? क्योंकि वहाँ के राजा थे, काफी वहाँ के लोगों को सपोर्ट करते थे, पैसा भी देते थे कि जाओ तुम भ्रमण करके आओ, घूम के आओ, खोज के आओ, ताकि विश्व में हमारा नाम होगा। उनका नाम था, प्रिंस थे, प्रिंस मतलब राजा, नाम था हेनरी द नेविगेटर। याद रखिएगा, हेनरी द नेविगेटर थे जो कि पुर्तगाल के राजा थे, जिन्होंने लोगों को काफी सपोर्ट किया, समर्थन किया कि आप जाइए और आप महत्वपूर्ण योगदान दीजिए, खोजिए किसी जगह को। अब इसी क्रम में निकला लोग वहां से, और निकला तो 1486 में निकला एक पुर्तगाली नाविक जिसका नाम क्या था? बाथ लुम्यूडेंज नाम था। क्या नाम था? बार्थ लुम्यूडेंज था, जो अफ्रीका के स्थित, अफ्रीका में वो स्थित है टापू जिसका नाम होती है उतमास द्वीप। इसको इसी को कहा गया है केप ऑफ गुड होप। क्या कहा गया है? केप ऑफ गुड होप कहा गया। इसको खोज निकाला, अफ्रीका में एक टापू था, उस टापू को खोज निकाला और उसको कहा केप ऑफ गुड होप कहा जाता था उस टापू को। अब 1492 में स्पेन की सहायता से कोलंबस, बगल में स्पेन देश था, है ना, स्पेन देश की सहायता से कोलंबस नामक एक नाविक भारत की खोज पर निकला। और बेचारा भटकते भटकते पहुंच गया कहाँ? अटलांटिक महासागर में जोखिम भरे यात्राओं से सफर करते करते प्रारंभ किया था और अंततः वो कहाँ पहुंच गया? अमेरिका। और अमेरिका में जाकर ढोल पीटने लगा, हम भारत का खोज कर दिए, भारत का खोज कर दिए, भारत का। वहाँ लोग कहा ना ये अमेरिका है, ये भारत हो रहे है, अच्छा अमेरिका आ गए, चलो कोई बात ना, कोई के तो खोज कर दिली ना। तो ये अमेरिका का खोजकर्ता कौन रहा? कोलंबस। कब रहा? 1492। कब रहा? 1492 में। अब अगले देखते हैं। अब इसी क्रम में और व्यक्ति को देखिए, केप ऑफ गुड है, यही है जगह, ठीक है, यह टापू है, साउथ अफ्रीका में है, और यहीं से फिर इंडियन ओशियन में आएंगे तो भारत चले जाएंगे, यहीं से फिर भारत चले जाएंगे। देखिए मानचित्र देखना एक कला है, आप लोग मानचित्र को देखना। क्या हो रहा है यार?
देखिए तो यहाँ से बेचारा चला, घूमते घूमते भटकते भटकते कहाँ पहुँच गया, यहाँ। कहाँ पहुँच गया, यहाँ। और यही है केप ऑफ गुड। और यहाँ जब पहुँचा तो फिर इसको कोई रास्ता बता दिया कि एने माहे जाओ जी। ये पहुँच गया कहाँ, केरला। कहाँ पहुँच गया, केरला। और केरला में जाकर भारत का खोज किया। वहां के राजा थे जमोरिन, जिनसे उनको मुलाकात हो गया। चलिए देखिए, 1498 में एक पुर्तगाली वास्को डी गामा जिसका नाम था, वो कहां पहुंचा, उतमास। उतमास को केप ऑफ गुड होप कहा गया है। अंतरिम द्वीप के रास्ते होकर कहां पहुंचा, भारत के सीमा में क्या कर गया, सीधा मार्ग था, यानी यहां से सीधा मार्ग था, यहां से सीधा ही से पहुंच गया। अब देखिए भारत में आने के बाद क्या किया ये, और कौन कौन कंपनियों का आगमन हुआ, तो कह रहा है कि यूरोप कंपनियों की स्थापना और भारत में आगमन। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन कब हुआ, 1498 में। ठीक है, पहले पुर्तगाली आया, उसी समय भारत का खोज भी कहा जाता है। अब भारत तो पहले से ही था, सम्राट अशोक गौतम बुद्ध के काल से ही था, लेकिन जिस रास्ते से इसने खोज किया उस रास्ते की जानकारी किसी को नहीं थी, इसलिए भारत का खोजकर्ता कहा जाता है वास्को डी गामा को। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया आया 1600 में, डच ईस्ट इंडिया आया आपका 1602 में, डेनिश ईस्ट इंडिया आया आपका 1616 में, फ्रांसिस ईस्ट इंडिया आपका आया 1664 में, और स्वीडिश ईस्ट इंडिया आया आपका 1731 में। अब देखिए कौन कौन कंपनी आया था। पुर्तगाल का जो कंपनी आया था 1498 में, उस कंपनी का नाम क्या था, एस्तादो द इंडिया। क्या नाम था, एस्तादो द इंडिया। याद रखिएगा, भारत में आने वाला यूरोपीय कंपनी पहली कंपनी थी एस्तादो द इंडिया। कब आया, 1600 में आया। कब आया, सॉरी 1498 में आया, 1498 में आया। डच आया 1605 में, कंपनी लेकर आया। कब आया, 1605 में। इसका नाम था ब्रिगदे ओस्ट इंडिसो। क्या नाम था, ब्रिगदे ओस्ट इंडिसो। ये इसकी कंपनी थी, तो डच इंडिया की कंपनी थी। किसकी थी, डच इंडिया कंपनी थी। फिर आया ब्रिटिश, तो ब्रिटिश की 1608 में जो कंपनी आई उसका नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज। शॉर्ट फॉर्म में इसको ईस्ट इंडिया कंपनी कहा गया, जो कि 1608 में आया। फिर आया डेनिश 1616 में, इसका नाम था डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। फिर आया फ्रांसिस 1667 में कंपनी को लेकर, जिसका नाम था कंपनी द ईच ऑफ इड है। तो ये 1602 में आई थी। अब व्यक्ति आया था डच से और ये कंपनी लेकर आया। ठीक है, एक देखिए यहां जो हुआ कंपनी का स्थापना हुआ, लेकिन कंपनी भारत में जो आया शासन करने या व्यापार करने से, वो कब आया, 1605 में आया। डच इंडिया कंपनी, जैसे मान लिए भारत बिहार के अंदर किसी चीज की स्थापना हो जाएगी, लेकिन वो लागू कब होगा, मान ली घर तो बन जाता है, पहले घर का गृह प्रवेश हम करते हैं, उस समय से लिखाता है कि हाँ इस समय से गृह प्रवेश हुआ है। वैसे ये कंपनी तो बना लिया 1602 में, ठीक है, लेकिन उस कंपनी के माध्यम से भारत में आगमन कब हुआ वो इसकी तिथि है। ठीक है, ये इसकी कंपनी की स्थापना की तिथि है और ये भारत में व्यापार के लिए आया उसके आगमन की तिथि है। दोनों डिफरेंट इसलिए है। अब थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं पुर्तगाली के आगमन पर। देखिए बेचारा आ रहा है ना, नौवा वाला टोपिया पहन ले है ना, देखिए तो गोल पहन हैं, नौवा वाला था टोपिया, ये कर भुला गया होगा, है ना, भुला गया होगा इसलिए बेचारा ये पहन लिया, छीन लिया था सब ना। देखिए क्या है वो नीचे कौन सा ले है लगता है कि। चलिए देखते हैं पुर्तगाली का आगमन। तो कह रहा है कि पुर्तगाली द्वारा यूरोप और भारत के बीच सीधा समुद्री मार्ग खोजने का काम आर्थिक एवं धार्मिक कारण सक्रिय था। यानी आर्थिक भी काम को फायदा हुआ और धार्मिक काम को भी फायदा हुआ। आर्थिक कारण में व्यापार करना और धार्मिक कारण में एशिया पर ईसाई धर्म का प्रचार करना। एशिया में ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए लोग आया था, और आर्थिक कारण क्या हुआ, भारत से व्यापार करने का इसको क्या मिल गया, मौका मिल गया, है ना, और यहाँ से मसाला वगैरह जड़ी बूटी लेकर गया। सर्वप्रथम कह रहा है कि 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत के कलिकट, भारत में कहां पे पहुंचे, कलिकट। कलिकट कहां है, केरल का एक बंदरगाह है जो मलाबार क्षेत्र में आता है। कहां आता है, मलाबार क्षेत्र में।
ठीक है, मलबार तट के पास आता है। यहाँ पहले से बसे हुए अरबों व्यापारियों द्वारा कह रहा है कि बेमस का रवैया अपनाया। बेमनस मतलब बेईमानी का रवैया अपनाया, लेकिन कलिकट के राजा जमोरिन ने इसका स्वागत किया। जब गया था वही झोरिया गिरा था पैसवा वाला, एक टोपिया भुला गया। टोपिया भुला कैसे गया? जैसी नाव से उतरा ना इंडिया में, तो इंडिया में तो समुद्र के तट पर सब नहा रहा था लइकन, देखा कि कौन आ गया जी, एगो बनौडी बनल, देखा है आज भी बनौडी बनल, लगा एक सर्कस में से आयल है। इंडिया में ऐसा पहनता था सब है, राजा जो मेन होता था राजा वो पहनता था, बाकी तो ये लग रहा है कि सर्कस में से आया है, जोकर है। लेके के टोपिया भाग गया सब। अब अगर खदेते बाजार में पहुंच गया तो एक महक मिल गया, कौची का मिर्च के मुट्ठी मिर्च उठा लिया। अब उठा लिया तो मिर्च वाला खदेड़ने लगा, चोर है पकड़ के लेके चल गया सब राजा के पास। राजा इसको चोर कहा कि चोर हो गया। यही सब बातचीत हो रहा था तो बोला कि हमको ये मिर्च चाहिए, ठीक है। तो लोग बोला कि नहीं तो चोर है, कहाँ से आ गया है। तो हर एक राज्य में होता है ट्रांसलेटर लोग, चाहे पहले के बात की जाए चाहे आज के बात किया जाए। आज भी अपने इंडिया में बहुत सारे लोग ट्रांसलेटर, जो नेता हिंदी बोलता है तो उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करने वाला चाहिए ना कोई, और जो इंग्लिश बोलता है उसको अदर कोई भाषा में कन्वर्ट करने वाला चाहिए। तो वैसे ही वो कन्वर्ट कर बताया कि मिर्च लेना चाहता है। फकीर गंगाल यहाँ आ गया, मिर्च लेगा, इसको लेके जाओ, बाहर करो राज्य से। पकड़ के खींच के लेके जा रहा था सब, तो झोरियों कर गिर गया। झोरी देखे होंगे व्यापारी लोग, एगो झोरी रखते हैं, है ना, इसे करके बांधे वाला, यहाँ खोस लेते हैं। तो वो क्या किया, झोरिया गिर गया उनका, झोरिया गिर गया। तो देखा कुछ है जी, देखा कि अरे सरफी है एकरा में। सरफी उस समय का सबसे कीमती पैसा होता था। अब राजा कहे इधर आओ बैठाओ जी, बैठाओ कुर्सी पर। इतना सरफी लेके चोरी करके लेके आया, क्या करके आया है? बोला कि हम व्यापारी हैं पुर्तगाल के और हम भारत में आए हैं भारत को खोज करने के लिए, और भारत को हम खोज लिए हैं, हमको ये मिर्च बहुत पसंद है, हमको मिर्च चाहिए। बोले कितना मिर्च है? तो जितना दे दीजिए। कहा गया जाके एक मोड़ा दे दीजिए मिर्च, लाओ सरफी दो इन्हें। तो उस व्यापारी को पैसा दिए, बाकी पैसा रख लिए। तो लिया मिर्च और ले गया और बेचा अपने देश में, बहुत मुनाफा कमाया। फिर वो आया, फिर कंपनी को अब लेके आया और लोगों को लेकर आया, भाई चलिए वहाँ से व्यापार करने। फिर उसके बाद यहीं पर कंपनी स्थापित अपना कर लिया, यहीं रुक गया अपना, और कहा कि आओ लोग हमारा भी से सामान लेके जइया। भारत से ही खरीदता था सस्ता और बेचता था ये काफी महंगा। बहुत बुद्धिमान था। और यही क्या कर दिया, यूरोप के आंख खोल दिया। सब आने लगा धीरे धीरे। देखे ना अभी कौन कौन आया, कैसे कैसे आया, सब धीरे धीरे आने लगा कि भारत में बड़ा सामान सस्ता मिलता है जी, है ना। अब किसी को बीटा से सामान लेना है, किसी को लई से मिलना है, तो जाहिर सी बात है लई में सस्ता मिलेगा। बीटा में शीशा लगेले, एसी लगेले तो रेटवा तो जोरबे करत ना। आ लई में ऐसी सिंपल दुकान है, कोनो घर में दुकान है तो 10 रुपये बचा तो बेची दे। कपड़ा के मामले में मार्केट आपका लई सस्ता है, दूसरा में पालीगंज सस्ता है। बेटा मार्केट, विक्रम मार्केट काफी महंगा है, ठीक है, खासकर कपड़ा के मामले में। आप पालीगंज जाइएगा, जो वस्तु अगर 2000 में बीटा मिल रहा है तो पालीगंज में वो 1500 में मिलेगा, 1600 में मिलेगा। 400 से 500 का डिस्काउंट आपको होगा पालीगंज में। चलिए, तो ये कह रहा है कि वास्को डी गामा आए कलिकट में, और वहां के राजा कौन थे, जमोरिन थे। इनका स्वागत किया और मसाले के साथ जड़ी बूटी ले जाने की अनुमति प्रदान किया। कहा कि ले जाओ, दे दो सब असरफिया लेके जाओ, तुम झोरी रख लिए होकर, और कहीं के लेके जाओ। भाड़ा बेचारा जहाज पर लेकर चल दिया। अब देखिए कह रहा है कि 1500 ईस्वी में कह रहा है कि अल्वारेज केब्रल के नेतृत्व में पुर्तगालियों ने दूसरा अभियान दल भारत आया। यानी इसके नेतृत्व में अल्वारेज केब्रल के नेतृत्व में दूसरा दल कहाँ आया, भारत में आया, और ये मसाला आदि लेकर पुर्तगाल पहुंच गया। लेकिन 1502 में वास्को डी गामा पुनः भारत आया, भारत आया और यहाँ इसी वर्ष उन्होंने कोचीन में पुर्तगाल का प्रथम फैक्ट्री खोला। कोचीन के अंदर क्या किया, अपना पहला फैक्ट्री का स्थापना कर दिया, अर्थात भारत में पहला पुर्तगाली बस्ती बसा दी गई। यानी अपना बस्ती बसा दिया, जो साथे लोगों को लेके आया था वो रहने लगा यहाँ पे। फिर कह रहा है 1505 ईस्वी में पुर्तगाली सरकार ने एक नई नीति अपनाई। पुर्तगाल के सरकार ने क्या किया, एक नई नीति अपनाया और भारत में एक गवर्नर को नियुक्त किया। इस संदर्भ में पहला गवर्नर कौन था, अल्मीडा था। कौन बना, अल्मीडा। याद रखिएगा, भारत में पहला गवर्नर जो नियुक्त किया गया था, क्या नाम था, अल्मीडा, ठीक है। आगे अल्बुकर्क भी था, अल्फांसो अल्मीडा, हाँ क्या है, अल्बुकर्क दूसरा था, है ना। अल्मीडा 1505 से लेकर 1509 तक रहा। अल्मीडा ने कोचिंग पर दुर्गीकरण कराया। दुर्गीकरण मतलब चारों उसको
दुर्ग बनाया, घेरवाया, किला बना दिया, ठीक है, और इसे अपना मुख्यालय बनाया, अपना सेंटर बना दिया, किसको? कोच्चि को, ठीक है। अब 1508 से 9 के बीच में इसने गुजरात, मिस्र एवं तुर्की का संयुक्त मुस्लिम जरबेरों को पराजित कर द्वीप पर अधिकार कर लिया। यानी गुजरात में, मिस्र के और तुर्की जो क्षेत्र थे वहां के मुस्लिम जो लोग थे उनको हरा करके अब वहां पे क्या कर लिया? अपना अधिकार प्राप्त कर लिया, अपने आप को विजय सिद्ध कर लिया। अब उसके बाद बनाया गया किसको? अल्बुकर्क को। ये 1509 से 1515 तक रहा। अल्बुकर्क भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। पूछ सकता है कि अल्बुकर्क भारत में पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो वास्तविक सत्ता का संस्थापक कौन है? अल्बुकर्क है, जिसका शासनकाल रहा 1505 से 1509 तक। 10 में कह रहा है कि बीजापुर से गोवा को जीत कर अपना क्या बना लिया? किलाबंदी करा लिया। और गोवा को सबसे लास्ट में पुर्तगालियों से मुक्त करवाया गया था, है ना। ये 1510 में उस पर अधिकार कर लिया था। देखा बेचारे के कब्र है वो, गोर हाथ पीट के पड़ल है। कह रहा है कि वास्को डिगामा 1524 से 29 तक यहाँ का गवर्नर रहा। कहाँ का गवर्नर रहा? गोवा का रहा, ठीक है, गोवा का गवर्नर रहा। 1529 में गोवा में इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गया, बेचारा का विकेट गिर गया। गोवा में ही वास्को डिगामा का कब्र बनाया गया। वास्को डिगामा का म्यूजियम है, वहाँ कब्र है गोवा में। आप भारत के सबसे बड़े चर्च का नाम लीजिएगा, जिसका नाम क्या है? सेंट कैथेड्रल चर्च गोवा। गोवा में 2 चर्च है और मैंने वहाँ की तस्वीरें भी आपको एक दिन दिखाई थी आप लोगों को, है ना। वहाँ का एक पिरामिड है, गोवा का पिरामिड है, जो 4 साल पर उसके बाल और नाखून उग आते हैं। वहीं जस्ट बगल में इनका म्यूजियम है, हम उस म्यूजियम में गए हैं। म्यूजियम को हमने देखा है, इनका पहनावा ओढ़ावा, नाव, तलवार, कपड़ा, कब्र, सब चीज़ है। तो वहीं पे इनकी कब्र बनाई गई है। और सेंट कह रहा है कि जेवियर ईसाई संत की कब्र भी गोवा में है। यानी ईसाई संत जिनका नाम है क्या है? सेंट जेवियर, इनका भी क्या है? कब्र गोवा में भी है। अब कह रहा है कि नुनो द कुन्हा, ये भी पुर्तगाली ही थे, अधिकारी ही थे। इनका 1529 से 1538 तक रहा। अल्बुकर्क का वास्तविक अधिकारी थे। कह रहा है कि यह है अल्बुकर्क का वास्तविक अधिकारी थे। और 1530 में कोचिंग के जगह इन्होंने गोवा को राजधानी बनाया। यानी कोचिंग के जगह किसको राजधानी अपना बना दिया? गोवा को राजधानी बना दिया। इनकी राजधानी अब कहाँ हो गई? गोवा हो गई। इसलिए गोवा अंतिम मुक्त हुआ था। अब देखिए किसने किसने क्या सफलता हासिल की। अल्मिडा ने मिस्र, तुर्की और गुजरात में संयुक्त मुस्लिम जलबेरों को पराजित किया। कोचिंग को दूरीकरण किया और कन्नौर को पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना की। ये सब उपलब्धि किसकी थी? अल्मिडा की थी। कब से कब के बीच में इन्होंने किया? 1505 से 1509 के बीच में। अल्बुकर्क ने क्या किया? 1510 को गोवा को जीता। 1510 में किसको जीत लिया? गोवा को जीत लिया और पुर्तगाली अधिपत्य की स्थापना की। भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? अल्बुकर्क को। अल्बुकर्क कहिया से कहिया तक रहा? 1509 से लेके 1515 तक रहा। अगला है नानू हो कुन्हा। इन्होंने कोचिंग के स्थान पे गोवा को राजधानी बनाई और पूर्व तट की ओर पुर्तगाली वाणिज्य का विस्तार किया। हुबली और सेंथोम में पुर्तगालियों की फैक्ट्री की स्थापना करने का काम किया। यानी जो लोग भी रहा अपना विस्तार करने का काम किया। अब धीरे धीरे सबका आगमन होता रहेगा। अब देखिए आ गया डच। कौन आ गया? डच। रास्ता देख ही लिया, आप कहा कि चलो पहुंचते हैं, है ना। कह रहा है कि डच हॉलैंड या नीदरलैंड। डच को क्या? हॉलैंड या नीदरलैंड के लोग रहने वाले हैं, निवासी हैं। सर्वप्रथम 1595 में कर रहा है कि कार्लेलियस हाउटमैन के नेतृत्व में डचों का पहला अभियान दल कहाँ आया? सुमात्रा। सुमात्रा द्वीप का नाम है। इंडोनेशिया सुमात्रा है ना, ये द्वीप समूह है, द्वीप का नाम है। वही कह रहा है कि 1602 ईस्वी में विभिन्न डच कंपनियां मिला करके, है ना, हॉलैंड सरकार ने यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड का नाम से एक व्यापारिक संस्था बनाई। यानी छोटा छोटा ढेर कंपनी था हॉलैंड में, नीदरलैंड में, डच में, उस सबको मिला दिया गया। मिला करके एक कंपनी बनाई गई। कब बनाई गई? 1602 में, जिसका नाम था यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। इसकी स्थापना हॉलैंड की सरकार ने कर दी थी। अब इन तथ्यों से जुड़े हुए कुछ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अब पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कब आया बताइए?
1498 में। ईस्ट इंडिया कंपनी 1600, डच इंडिया कंपनी 1600, ये तो सेम है ना। फ्रेंच इंडिया कंपनी 1664 में। अगला कह रहा है वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया, बता दीजिए। अल्बुकर्क ना, शॉर्ट फॉर्म में अल्बुकर्क, ऐसे पूरा नाम है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत पर सबसे पहले अपना व्यापार फैलाने को प्रभावित किया? कौन किया? पुर्तगाली। सबसे पहले यही सब आया ना। अगला कह रहा है 1498 में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा? कलिकट। कलिकट कहाँ है? केरल में। अब आते हैं कर्नाटक के प्रथम युद्ध। कर्नाटक में जो युद्ध हुआ था उसके बारे में जानते हैं। कह रहा है कि इस युद्ध का कारण कोई भारत का इस युद्ध का कारण भारत में उत्पन्न स्थिति नहीं थी, बल्कि भारत में हजारों किलोमीटर दूर यूरोप के में कुछ स्थितियां उत्पन्न हुई थी जिसका प्रभाव भारत में आई अंग्रेजों और फ्रांसीसी कंपनियों पर भी पड़ा, और इन दोनों ने भारत में प्रथम कर्नाटक युद्ध हो गया। यानी हुआ कहाँ? यूरोप में, लेकिन वहां के लड़ाई को इसे भारत में शुरू कर दिया। दोनों आपस में लड़ने लगा। कौन कौन? अंग्रेज और फ्रांसीसी, अपना आधिपत्य जमाने के लिए। अगला कह रहा है कि ऑस्ट्रिया जो कि यूरोप क्षेत्र के अंतर्गत एक देश था, जहां उत्तराधिकारी बनाने को लेकर ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में एक संघर्ष चल रहा था, और इसी संघर्ष के चलते भारत में दोनों देश आपस में क्या कर लिए? युद्ध कर लिए। अब कह रहा है हैदराबाद में दो नवाब थे। कौन कौन नवाब थे? नासिरगंज थे और मुजफ्फरगंज थे। वही अगर कर्नाटक की बात करेंगे तो अनवरुद्दीन थे और चंदा साहब थे। लेकिन अब ये दोनों कैसे किससे लड़े? तो ये दोनों लोग किससे लड़े? ब्रिटेन के गवर्नर, ठीक, क्लाइव से। और ये दोनों किससे लड़े? फ्रांस के गवर्नर डुप्ले से। ये दोनों किस युद्ध में शामिल हुए? कर्नाटक के युद्ध में। हाँ, प्रथम युद्ध है। अब बीच में सिख धर्म आ गया भारत में। भारत में कौन आ गया? सिख धर्म आ गया। सिख धर्म की स्थापना 15वीं शताब्दी में भारत के उत्तर पश्चिम पंजाब प्रांत में हुआ। आज ही पाकिस्तान में है। आज नन्हा कान्हा साहब जो है वो पाकिस्तान में है, लेकिन भारत ने एक कॉरिडोर बनाया, एक रास्ता बनाया है। भारत और पाकिस्तान के बीच का समझौता है कि आप जाने देंगे भारतीयों को। वहाँ भारतीय सैनिक भी सेवा देता है और पाकिस्तानी सैनिक भी है। दोनों का काम है रक्षा करना। नन्हा कान्हा साहब हैं। गुरु नानक देव जी ने की थी। सिख धर्म के गुरु की महिमा पूजनीय और दर्शनीय मानी जाती है। गुरु की महिमा क्या मानी जाती है? पूजनीय और दर्शनीय। सिख शब्द का अर्थ होता है शिष्य होता है। सिख ईश्वर वो शिष्य होते हैं जो 10 गुरुओं को लेखन और उनकी शिक्षाओं का पालन करते हैं। यानी 10 को गुरु का ज्ञान प्राप्त करते हैं, उनकी शिक्षाओं को ग्रहण करते हैं, वो सिख गुरु होते हैं। सिख एक ईश्वर में विश्वास रखते हैं, यानी एक ही भगवान मानते हैं, पांचों को भगवान नहीं मानते हैं। उनका मानना है कि अपनाए गए प्रत्येक काम में ईश्वर को याद करना चाहिए। जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें ईश्वर को याद कीजिए, उनका सुमिरन कीजिए, उनको याद कीजिए। कह रहा है कि सिख अपने पंथ यानी गुरु मत यानी गुरु का मार्ग, द वे ऑफ द गुरु कह रहा है, कहते हैं, यानी एक ही मार्ग पर चलते हैं, अपने गुरु को ही पालन करते हैं, और ये एक ईश्वर होते हैं। ये किसी और भगवान को नहीं मानते, एक को ही मानेंगे तो एक को ही मानेंगे। सिख परंपरा के अनुसार सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक साहब ने, इनका जन्म हुआ था कब? 1539 तक ये सिख धर्म चला, उसका ही है ना आस्था। हाँ, तो ये चला 1539 तक, ठीक है, 1539 तक चला की गई। और ये 9 अन्य गुरु भी इसका नेतृत्व किए। टोटल 10 गुरु हुए ना, एक के बाद दूसरा, एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा। अब देखिए यहाँ पे सबका दिया हुआ है। ये इनका जीवन काल था। पहले कौन थे? गुरु नानक देव, जिनका 1469 में जन्म हुआ और मृत्यु कब हुआ? 1539 में। दूसरे गुरु अंगद थे 1539 से 1552 तक। तीसरे थे गुरु अंगद 52 से लेकर 74 तक।
चौथे थे रामदास 74 से लेकर 81, पांचवें थे गुरु अर्जुन देव 81 से लेकर 6, छठे थे गुरु हरगोविंद 6 से लेकर 64, सातवें थे गुरु हर राय 44 से लेकर 61, आठवें थे गुरु हरकिशन 61 से लेकर 64, नवें थे गुरु तेग बहादुर 65 से लेकर 75 और गुरु गोविंद सिंह थे जो 75 से लेकर 8 तक इस धर्म का संचालन किए, संरक्षण किए। और ये इनका जन्म हुआ था पटना में, पटना साहिब, और पटना में गुरुद्वारा भी है। कभी मौका मिले जरूर जाइए, जरूर देखिए, बहुत ही शांति सुकून मिलता है। जाइए तो लंगर जरूर खा के आइए, फ्री में खिलाया जाता है। अब देखिए इन लोग से जो युद्ध हुआ था वो हुआ था आंग्ल सिख युद्ध। क्या हुआ था? आंग्ल सिख युद्ध। बिंदा सिंह बहादुर, ठीक है, बंदा सिंह बहादुर जो थे उन्होंने गुरु नानक देव जी और गुरु गोविंद सिंह के नाम से सिक्के चलवाए थे। क्या करवाए थे? गुरु बिंदा सिंह सिक्का चलवाए थे गुरु नानक देव के नाम पे और गुरु गोविंद सिंह के नाम पे। उन्होंने सरहिंद में मुगल फौजदार वजीर खां की हत्या कर दी थी। सरहिंद एक जगह है, उस सरहिंद में क्या किए थे इसने, फैजाबाद के जो मुगल था वजीर खां, उसकी क्या कर दिए थे? हत्या कर दिए थे। और छोटे साहबजादों की शहादत यानी अपने छोटे साहबजादों की शहादत का बदला लिया। साहबजादा मतलब होता है बेटा, ठीक है, साहबजादा कहा जाता है आपके सिख धर्म में बेटा को। तो इनके बेटा को मार दिया था लोग, उसी का ही क्या लिए थे? बदला लिए थे। फिर कह रहा है कि शहादरा के कलीगढ़ी नाम से विख्यात है। शहादरा को किस नाम से जानते हैं? कलगढ़। कतल है तो है, अच्छा, कतलगढ़ी के नाम से जाना जाता है, जहां बंदा सिंह बहादुर ने हजारों मुगलों सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। ठीक है, कह रहा है कि मुगल बादशाह हरखुशियर के आदेश पर 1716 इसमें बंदा सिंह बहादुर को गुरदासपुर नागल नामक स्थान से पकड़ लिया गया और इन्हें शहीद कर दिया गया, इनको मार दिया गया। कौन आदेश दिया था? हरखुशियर दिया था। मुगल सम्राट कौन था? हरखुशियर था। अब आंग्ल सिख युद्ध का अगला चरण देख रहे हैं। इसमें कह रहा है कि बंदा सिंह बहादुर की शहीदी मतलब मरने के बाद शहीद का दर्जा दिया जाता है। शहीदी के बाद सिख में कई छोटे छोटे टुकड़े में बट गए, यानी पहले जोड़ के रखे, अब क्या हो गया? टूट गया। 1748 इसमें कपूर सिंह की पहल पर सभी सिख टुकड़ियां क्या हो गई? दल खालसा में विलय हो गए। दल खालसा एक बनाए संगठन, जिसमें क्या हो गया? सब लोग आपस में मिल गया। बाद में दल खालसा को जस्सा सिंह और आहलूवालिया के नेतृत्व में रखा गया और प्रशासनिक दृष्टि से दल खालसा में 12 दलों को क्या कर दिया गया? विभाजित कर दिया। 12 दलों में क्या कर दिया? दल खालसा को बांट दिया गया। फिर से पहले अलग अलग था तो मिलाया गया दल खालसा को, फिर दल खालसा को देखिए बांट दिया गया 12 खंडों में। अब भू राजस्व से देख लेते हैं। भू राजस्व से 1757 के बारे में आप लोग जरूर सुने होंगे। प्लासी युद्ध का 1757 में प्लासी युद्ध के बाद अंग्रेजों ने भू राजस्व वसूलना शुरू कर दिया। 1757 का युद्ध कौन था? प्लासी युद्ध था। कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल में हुआ था 23 जून 1757 को। सर्वप्रथम द्वारा 1772 इसमें वारेन हेस्टिंग्स ने बंगाल पर द्वैध शासन समाप्त कर भू राजस्व वसूलना शुरू किया। याद रखिएगा, इसे बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। 1772 में वारेन हेस्टिंग्स द्वारा बंगाल में द्वैध शासन को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया और भू राजस्व वसूलना शुरू कर दिया गया। 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने पंचवर्षीय बंदो व्यवस्था लागू की, यानी 5 वर्ष के लिए आपको कर का एक ही रूल रहेगा और प्रत्येक क्षेत्र में राजस्व 5 वर्ष के लिए निर्धारित किया गया और 1717 में यह व्यवस्था समाप्त हो गई। यानी पंचवर्षीय व्यवस्था लागू हुई 72 में और 5 साल बाद 77 में क्या हो गया? समाप्त कर दिया गया। 5 सालों के लिए लागू किया गया था। अब 77 में जब ये व्यवस्था समाप्त हो गई, उसी जगह पर 1 वर्षीय बंदो व्यवस्था लागू की गई, यानी हर 1 वर्षों में कर्ज का निर्धारण अलग होगा और प्रति वर्ष भू राजस्व निर्धारण करने के लिए 1789 से 90 तक ये चली। कहाँ चली? 89 से 90 तक ये व्यवस्था चली, जो 1 वर्षीय व्यवस्था थी। अब देखिए व्यवस्था को इस तरह से बांटा गया। फिर
अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था, रैवतवाड़ी और महलवाड़ी व्यवस्था। अब अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था जो थी उसका शुरुआत कौन किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस। कब किया? 1793। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था की शुरुआत किसने किया? कॉर्नवालिस ने। कब? 1793 में। वही कह रहा है कि रैवतवाड़ी का कौन किया? थॉमस मुनरो एवं कर्नल रीड, उन्हें 1820 में किए। महलवाड़ी का कौन किए? हॉल्ट मैकेजी 1822 में किया। अब किस किस राज्यों में व्यवस्था थी? तो बिहार के अंदर थी, बंगाल के अंदर, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बनारस, उत्तरी कर्नाटक में कौन व्यवस्था थी? अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था थी। रैवतवाड़ी व्यवस्था मद्रास, मुंबई, असम, पूर्वी बंगाल में थी। वही अगर महलवाड़ी व्यवस्था तो उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों और मध्य प्रांत और पंजाब में थी। यानी उत्तर प्रदेश में आपका महलवाड़ी व्यवस्था भी था और अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था भी था। बंगाल के अंदर आपकी दोनों व्यवस्था थी, अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था और रैवतवाड़ी व्यवस्था भी थी। अब अलग अलग क्षेत्रों को अलग अलग व्यवस्थाओं में बांटा गया था। अब ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी किसकी थी? जमींदारों की। जमींदार वसूल लेता था और ब्रिटिश सरकार को देवे नहीं करता था, या पेशी वसूलता था, कम देता था। समस्त भूमि का कितना % देना था? 19। किसको देना था? ब्रिटिश सरकार को देना था। आयु वसूलता था कितना? 69। मतलब 3 हिस्सा ले लेता था, 1 हिस्सा देना ही होता था और 2 हिस्सा अपने पास रखता था। तो जमींदारों ने ज्यादा शोषण किया भारत में भारतीयों पर अंग्रेजों के मुकाबले। ये ले रहा है 100 रुपया में 19 रुपया, आपका 100 रुपया में 70 रुपया चाहिए। सोच लीजिए, ज्यादा वसूला वो। ब्रिटिश सरकार को राजस्व व्यवस्था का कितना? 51% देना होता था। कितना प्रतिशत? 51%। और इसमें देना होता था कितना? 30% देना होता था। तो तीनों कर में अलग अलग परसेंटेज बनाए गए थे, लेकिन ब्रिटिश सरकार से ज्यादा शोषण करने का काम हमारे यहाँ किया किसने? अब ये जो 1857 की जो क्रांति है, इस पे एक अलग से हम पूरा क्लास लेंगे, सिर्फ 1857 का, क्योंकि इसमें काफी डीप से क्वेश्चन है और आपके बिहार पुलिस में सिलेबस है 1857 और उससे एक क्वेश्चन एकदम कंफर्म आएगा। एक क्वेश्चन पक्का एकदम हर एक साल पूछता ही है, पूछता। तो 1857 का हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, एक अलग से क्लास लेंगे, उसमें इसकी ए से लेकर जेड तक की पूरी चीजों को हम बताने का प्रयास करेंगे।